हेलो दोस्तों, विकास की अवस्थाओं को हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विकास की अवस्थाएं जो हरलोग ने विभाजित की हैं उसके अनुसार पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और वयसंधि अवस्था, तीनों अवस्थाओं का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और वयसंधि अवस्था ये बचपन से लेकर किशोरावस्था की ओर बढ़ने का एक क्रम है। इसी क्रम में आगे अगली अवस्था आती है दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था किशोरावस्था का ही पार्ट होता है। अगर हम कॉमन क्लासिफिकेशन की बात करें तो किशोरावस्था जो हमारा 12 से लेकर 18 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसको हरलोग ने दो भागों में बांटा है। पहला इसका पूर्व किशोरावस्था जो 14 से लेके 16 वर्ष है। दूसरा उत्तर किशोरावस्था जो 16 से लेके 18 वर्ष तक होता है। दोस्तों, इस किशोरावस्था में बालक वय संधि काल को पूरा करके आगे आता है, किशोर की ओर आता है। तो बालक में जो पहले के गुण और लक्षण होते हैं वो वय संधि काल में बदल चुके होते हैं और अब एक बालक नए रूप में, किशोर के रूप में विकसित होता है। किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है बाल विकास की, और किशोरावस्था को संपूर्ण विकास में सबसे अनोखी अवस्था, अनोखी नहीं कहेंगे, विकास में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली, परिवर्तनों वाली, तीव्रता वाली और संवेगों वाली अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था में बालक के लिए ऐसा कहा जाता है कि हैंडल विथ केयर्स। अगर बालक को केयर के साथ हैंडल नहीं किया जाता है, जैसे कांच का बर्तन होता है, कांच का बर्तन अगर गिर गया तो वो टूट के किसी भी काम का नहीं रहता, इसीलिए कांच के बर्तन जिस बॉक्स में रखे जाते हैं उस पर लिखा जाता है हैंडल विथ केयर। तो किशोरों के साथ भी यही स्थिति होती है। किशोरों का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किशोरों के साथ घटती हैं जिसके चलते वो समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवेश के साथ और परिवार के साथ बड़े परेशानियों में रहते हैं? क्या चीज़ें हैं जिसके चलते किशोर कई बार ऐसे असामाजिक कदम उठा लेते हैं, विध्वंसात्मक गतिविधियां कर लेते हैं और कई बार आत्महत्याएं तक किशोर कर लेते हैं? तो इन सारी बातों को समझने के लिए हम हरलोग की अगली अवस्था पढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है पूर्व किशोरावस्था। एक बार आते हैं पूर्व किशोरावस्था की ओर। तो 7वीं अवस्था है हरलोग की पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था को दोस्तों इंग्लिश में हम कहेंगे प्री एडोलसेंस या अर्ली एडोलसेंस भी कहा जाता है इसको। अर्ली एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस या प्री एडोलसेंस पूर्व किशोरावस्था को अगर हम आयु की बात करें तो यह 14 से 16 वर्ष तक मानी गई है। पीछे 11 से लेके 14 वर्ष तक वय संधि अवस्था थी, उसके बाद 14 से लेके 16 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था को माना गया है। पूर्व किशोरावस्था में बालक का संवेगात्मक विकास बहुत प्रबल होता है और संवेगों को लेकर या संवेगात्मक विकास का बालक के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। इसके चलते इस अवस्था में बालक का जो व्यवहार होता है, उस बालक के व्यवहार में भावात्मकता, बालक के व्यवहार में भावात्मकता के साथ भावावेश और भावात्मक अस्थिरता की प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है? बालक के व्यवहार में भावात्मकता की प्रवृत्ति होती है, भावावेश होता है उसके व्यवहार में और भावात्मक अस्थिरता होती है। यहाँ पर भाव का मतलब है संवेग, इमोशन। तो बालक का जो व्यवहार होता है वो भावों से भरा होता है, इमोशन से भरा होता है, भावात्मकता वाला व्यवहार होता है। और ये जो भावात्मक व्यवहार होता है ये अस्थिर होता है। यहाँ बालक में आवेश की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए
पूर्व किशोरावस्था को संवेगों के मामले में व्यवहार के साथ जोड़ के अगर कहते हैं तो हम कहेंगे कि पूर्व किशोरावस्था में जो बालक का व्यवहार होता है वो भावात्मकता पूर्ण होता है, भावावेश उसमें पाया जाता है और भावात्मक अस्थिरता की प्रवृत्ति किशोर के व्यवहार में पाई जाती है दोस्तों। उसके अलावा यहां पर जो पूर्व किशोर होता है, पूर्व किशोर में स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। कौन सी स्वतंत्रता, कौन सा विद्रोह, यहां समझने की बात है। स्वतंत्रता का मतलब ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, विद्रोह का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना जागृत होने का मतलब यहां पर यह होता है दोस्तों, क्योंकि यहां पूर्व किशोर में जो किशोर हैं उसके व्यवहार में किसका प्रभाव ज्यादा बन रहा है, संवेगों का प्रभाव ज्यादा बन रहा है। तो संवेगों के प्रभाव के चलते उसके जो अपने विचार हैं, उसकी जो अपनी सोच है, वह सोच और विचार अपने परिवार वालों से, अपने समाज वालों से, अपने विद्यालय से, इन सबसे थोड़ी अलग हो जाती हैं। और थोड़ी अलग हो जाने के कारण यहाँ विचारों में टकराव आता है, सोच में टकराव आता है, अपेक्षाओं में टकराव आता है, जिसके चलते किशोर क्या चाहता है कि मुझे स्वतंत्रता मिले। किसकी स्वतंत्रता मिले? मैं जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूं और यह व्यवहार लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा स्वीकार किया जाए। तो इस तरह की स्वतंत्रता की भावना उसमें बनने लगती है। और जब उसकी स्वतंत्रता की भावना के साथ का सम्मान नहीं किया जाता है, उसको स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है, तो विद्रोह की भावना उसमें बन जाती है। इसीलिए पूर्व किशोर की आयु के जो बालक बालिकाएं होती हैं वह थोड़ी सी बात को लेकर अचानक से उग्र हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और अचानक इस तरह की विषम व्यवहार वो करने लगते हैं कि हमें लगता है ये क्या हो गया इनको। तो याद रखिए, इस अवस्था में किशोरों में, पूर्व किशोर में क्या पाया जाता है? स्वतंत्रता और विद्रोह की प्रवृत्तियां या इसकी भावनाएं जागृत होने लगती हैं। इससे पहले ये चीज नहीं थी। इससे पहले उसको थोड़ा सा आपने कह दिया, डांट दिया, दबा दिया या उसकी संवेगों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब यहां फर्क पड़ने लगा है। इसके अतिरिक्त अगर हम पूर्व किशोर के संवेगों की बात करें फ्रेंड्स, तो पूर्व किशोर के जो संवेग होते हैं, इन पूर्व किशोर के संवेगों में अस्थिरता और क्षणिकता रहती है। पहली चीज अस्थिरता और दूसरी क्षणिकता रहती है। किसमें? किशोर के संवेगों में। कौन से किशोर? पूर्व किशोर। अस्थिरता का मतलब क्या हो गया? जो संवेग होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या? जैसे इस अवस्था में किशोर को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन इसी गुस्से के दौरान जिस पर गुस्सा आ रहा है उस दोस्त ने उसको बोला, यार भाई सॉरी गलती हो गई, तो मेरा भाई है, आज के बाद सब खत्म। तो इमीडिएट इतना बोलते ही उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है और वापस से वो दोस्ती कर लेता है और साथ में बैठ के फिर एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो यह क्या हो गया? संवेगों में अस्थिरता, मतलब कभी एक संवेग लंबे समय तक बना नहीं रहता। इसे कहते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी। एक संवेग है, कुछ समय बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हालांकि संवेग बदलना हर आयु के साथ लागू होता है, हम बड़ों के साथ भी संवेगों में बदलाव आता है, लेकिन तुलनात्मक हम बड़ों के संवेग थोड़े स्थिर होते हैं और पूर्व किशोर के संवेग हमारी तुलना में थोड़े से कम स्थिर होते हैं। उसके अलावा क्षणिकता रहती है, मतलब क्षण भर बाद संवेग बदलते रहते हैं, क्षण क्षण में ही संवेगों में बदलाव आ जाता है, इसलिए कहते हैं क्षणिकता वाले संवेग। इसके अतिरिक्त जो पूर्व किशोर होता है फ्रेंड्स, पूर्व किशोर में संवेगों के कारण कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं संवेगों के कारण? संवेगों के कारण पहला, किशोर में क्या होता है? संवेगों के कारण वह विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण यहां किशोर में बनने लगता है। विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण का मतलब क्या हो गया? किशोर
किशोरी की तरफ अट्रैक्ट होता है और किशोरी किशोर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अपोजिट सेक्स में जो अट्रैक्शन होता है वह यहाँ बनना शुरू हो जाता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था में। अब यहाँ देखो थोड़ा समझिए, जब अट्रैक्शन होगा तो किशोर किशोरी से दोस्ती करेगा, किशोरी किशोर से दोस्ती करेगी और दोनों साथ रहना या दोस्ती करना या बातें करना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि दोनों में ही संवेगात्मक बदलाव आ रहे हैं। संवेगात्मक बदलावों के चलते, लिबिडो के प्रभाव के चलते यहां पर इस तरह का व्यवहार बालक में देखने को मिलता है। हमने पीछे भी डिस्कशन किया था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक बालिकाएं साथ रहते हैं, लेकिन वहां किशोरों उन बालकों को यह नहीं पता था कि मैं बालक और मैं बालिका, हम दोनों में कुछ फर्क है। वहां वो स्थिति थी। लेकिन यहां पर कारण क्या है? अट्रैक्शन का कारण अपोजिट सेक्स होना है, दोनों में लैंगिक अंगों का अलग अलग होना यहां पर कारण है। इसके पीछे, अट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या हो गया? उनके इमोशंस हो गए, संवेग हो गए। दूसरी चीज, संवेगों के कारण किशोरों में क्या होता है दोस्तों? संवेगों के कारण किशोर जो हैं वो वीर पूजा की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति? वीर पूजा की प्रवृत्ति संवेगों के कारण किशोरों में पाई जाती है। यहां पर देखो, वीर पूजा का मतलब क्या है? वीर पूजा का मतलब यहां पर वीर तेजाजी, वीर भेरू जी या महात्मा गांधी नहीं है। वीर पूजा का मतलब होता है किशोर किसी भी व्यक्ति को या किशोर किसी भी व्यक्ति को अपना आदर्श मानना शुरू करता है। क्या मानना शुरू करता है? आदर्श मानना शुरू करता है, आइडल मानना शुरू करता है। किशोर की इस प्रवृत्ति को कहा जाता है वीर पूजा। तो पूर्व किशोरा में हर किशोर या किशोरी किसी न किसी को अपना आदर्श मानते हैं और उस आदर्श के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं, उस आदर्श के अनुसार वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वैसा ही अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं। किशोरों में पाई जाने वाली यह प्रवृत्ति कहलाती है दोस्तों वीर पूजा। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसी को आदर्श मानना क्या कहलाता है? वीर पूजा कहलाता है। तो यह भी किसके कारण हो रहा है? संवेगों के कारण हो रहा है। संवेगों के कारण ही किशोरों में क्या होता है? किशोर संवेगों के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं? आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षण उनमें पाया जाता है। आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षण, ये क्यों होता है? आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षण ये भी संवेगों के कारण होता है, क्योंकि यहाँ संवेग थोड़े प्रबल हो रहे हैं तो बालक आपराधिक गतिविधियों में कई बार लिप्त हो जाता है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के पीछे एक कारण तो उसके संवेगों का इस लेवल पे होना है, दूसरा कारण यहाँ पर क्योंकि समूह में बालक रहने लगता है तो दोस्तों के साथ संगत के कारण भी यहाँ पर कई चीजें आपराधिक प्रवृत्ति से संबंध रखती हैं। और इस आपराधिक प्रवृत्तियों के चलते कई बार बालक जो है, किशोर जो है, वो पूर्व किशोर जो है वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। आत्महत्या भी कर लेते हैं। आत्महत्या के पीछे कारण क्या है? कोई ना कोई ऐसा संवेग जो नकारात्मक मोड पे चला गया, किसी भी कारण से गया हो। जो ही संवेग नकारात्मक मोड पे जाता है तो किशोर, क्योंकि अभी पूरी तरह से सामाजिक मैच्योर्ड नहीं हुआ है, पूरी तरह से किशोर में नैतिकता नहीं बनी है, पूरी तरह से संवेगों का समायोजन करना अभी किशोर ने नहीं सीखा है, तो जब भी उसमें संवेग बनने लगते हैं वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उम्र कितनी मानी हमने पूर्व किशोर अवस्था में? देखिए एज यहां पर है 14 से लेके 16 वर्ष। तो 14 से लेके 16 वर्ष का मतलब बालक कौन सी क्लास का हो गया? जब भी आपसे पूछा जाए उम्र के साथ कक्षा, तो एक चीज ध्यान रखिए, जितनी उम्र है उसमें से 5 माइनस कर दो तो शेष जो बचेगी वो होगी उसकी क्लास। तो यहां पर 5 माइनस करेंगे तो कौन सी क्लास होगी? 9th से लेके 11th। तो 9th 10th 11th और 12th तक मान के चलो। तो 9th 10th 11th 12th ये जो काल होता है बालकों का, ये कौन सा काल है? पूर्व किशोरावस्था का काल है। तो इस काल में क्या होता है? बच्चे जो है किसी दबाव में आ जाते हैं, किसी तनाव में आ जाते हैं या आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। इसके कारण उनमें जो संवेग बनते हैं, उन संवेगों के कारण कई बार वो ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मेरे द्वारा किया गया यह कार्य अगर इसका मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा, मेरे दोस्तों को पता चलेगा, समाज में किसी को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस तरह के विचार उसमें बनने लगते हैं। और यह विचार धीरे धीरे बनते बनते क्या होता है कि विचारों का क्लस्टर बन जाता है। और जो ही विचारों का क्लस्टर बनता है तो ये क्लस्टर क्या करता है? संवेगों को
प्रबल बनाता है, संवेगों को पुश करता है। और जो ही संवेग थोड़े प्रबल हुए, अब क्योंकि संवेग इमोशन ज्यादा प्रबल हो गए, तो मस्तिष्क में सोचने समझने की जो क्षमता है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो संवेगों की प्रबलता के कारण थोड़ी सी कम हो जाती है। और फिर ऐसी स्थिति में बालक कोई भी ऐसा कदम उठा लेता है जो बहुत ज्यादा विध्वंसात्मक होता है, जो आत्महत्या भी जिसको कहा जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखिए, इस उम्र में पूर्व किशोरावस्था की आयु में जहां बालक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हो सकता है, या 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर तक भी बालक हो सकता है, इन बालकों के साथ बहुत ज्यादा मित्रता रखने की आवश्यकता होती है। मित्रता कैसी? ऐसी मित्रता, ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें वो अपने मन की बात आपको शेयर कर सकें। मित्रता तो उनकी होती है, लेकिन अपने हम उम्र के साथ में होती है। हम उम्र के साथ जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, वो संवेगों का प्रवाह करने में मदद नहीं करती है, क्योंकि वो हम उम्र का साथी जो है वो भी इसी मानसिक पीड़ा से परेशान होता है, संवेगों की स्थिति उसमें भी ऐसी होती है। तो यहां पर किसकी भूमिका ज्यादा है दोस्तों? यहां पर पेरेंट्स की भूमिका ज्यादा होती है, यहां पर टीचर्स की भूमिका ज्यादा होती है। किशोरों को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को समझने की आवश्यकता है। क्या समझने की आवश्यकता है? कि इसमें संवेग प्रबल है, मानसिक परेशानियों से बालक जूझ रहा है, इसीलिए यह आत्महत्या की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो हमें बालक को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, लिसन द अडोलसेंस। किशोर को सुनिए, किशोर को सुनिए, किशोर को सुनिए। बस आप सुनेंगे तो उसके मन में जो विचार बन रहे हैं वो बाहर निकलेंगे। उसके मस्तिष्क में जो क्लस्टर बन गया है इमोशंस का, नेगेटिव विचारों का, वो धीरे धीरे बातों के जरिए बाहर निकलेगा। और एक बार रिलीज हो गया तो बस फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर बालक आत्महत्या की ओर अग्रसर नहीं होगा। लेकिन अगर उसको रिलीज होने का मौका नहीं मिला तो किसी भी लेवल पर बालक कोई भी नेगेटिव कदम उठा सकता है। यह सारा का सारा खेल क्यों हो रहा है? संवेगों के कारण हो रहा है दोस्तों, इमोशंस के कारण होता है। इसके अलावा यहां पर किशोर जो होते हैं, किशोरों में शारीरिक परिवर्तन जो हमने पीछे पढ़े, ये शारीरिक परिवर्तन तेजी के साथ में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन व संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक समायोजन, कौन सा समायोजन? संवेगात्मक समायोजन से संबंधित समस्याएं भी यहां पर पाई जाती हैं। किससे संबंधित समस्याएं? संवेगात्मक समायोजन से संबंधित समस्याएं। शारीरिक परिवर्तन व संवेगात्मक समायोजन संबंधी समस्याएं भी यहां पर पाई जाती हैं। एक बार समझते हैं, शारीरिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? फिजिकल चेंजेस, जैसा कि पीछे वही संधि अवस्था में अपन ने पढ़ा था। यहां बालकों में लैंगिक अंगों का विकास होता है, शारीरिक बदलाव तेजी के साथ में आता है। इन शारीरिक परिवर्तनों के कारण बालक में, किशोर में परेशानियां तो होती हैं, दुख तो होता ही है, अशांति तो होती है। इसके साथ साथ अब पूर्व किशोरावस्था में संवेग भी हावी होने लगे हैं, संवेग भी प्रबल होने लगे हैं। तो संवेगों का समायोजन किसके साथ? संवेगों का समायोजन स्वयं का समायोजन बाहर वातावरण के साथ। वातावरण में कौन? वातावरण में उसकी क्लासरूम, उसके टीचर्स, उसके दोस्त, उसकी मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई बहन, ये सोसाइटी जिसमें वो उठने से लेकर सोने तक गतिविधियां करता है, इनके साथ समायोजन। तो ध्यान रखिए, यहां पर किशोर में बहुत ज्यादा संघर्ष और समस्याएं होती हैं। किस किस चीज को लेकर? पहली, शारीरिक बदलावों और परिवर्तनों को लेकर। दूसरी, संवेगात्मक समायोजन को लेकर। इमोशनल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम यहां पर काफी ज्यादा होती है। मैंने रिसेंटली आपको बताया इमोशनल एडजस्टमेंट कैसे, बालक के मन में जो संवेग बन रहे हैं वो अलग हैं और समाज की जो अपेक्षाएं हैं वो अलग हैं, दोनों में टकराव है, जिसके चलते समायोजन नहीं हो पाता है या फिर समायोजन करने के लिए वह संघर्षरत रहता है। इसलिए यहां पर यह समस्या भी किशोर में पाई जाती है। उसके अतिरिक्त इस पूर्व किशोरावस्था में बालक का जो आत्म संप्रत्यय होता है, बालक का, किशोर का जो आत्म संप्रत्यय होता है, आत्म संप्रत्यय हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, यह सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स, वो अस्थिर व अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? अस्थिर
और अस्पष्ट होता है। क्या होता है अस्थिर और अस्पष्ट? उसका आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्या है सेल्फ कॉन्सेप्ट, पहले ये समझते फिर आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सेल्फ यानी हम स्वयं, कॉन्सेप्ट यानी हमारे स्वयं के बारे में जो संप्रत्यय हैं वो। कोई भी बालक या हम सब जब विकास कर रहे होते हैं, इस विकास के दौरान हमारे विभिन्न आयामों में विकास होता है। हमारे अंदर विभिन्न प्रवृत्तियां, आदतें, रुचियां, व्यवहार, ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। इन सब के बनने के दौरान लगातार 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 जब एक ही जैसी कोई प्रवृत्ति बनने लगती हैं तो वह हमारी विशेषता बन जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूं आपको। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं कहूँ मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मैं कहूँ मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कहूँ मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मेरे को लेकर ये 4 बातें कही। ये क्या है? मेरे स्वयं के बारे में मेरी समझ है, मेरे स्वयं के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना अपना खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट धीरे 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 लगातार काम करने के बाद बनता है। कई बार आप समझते हैं कि एक बालक चाहता है कि वो आगे चल के फोटोग्राफर बने और फोटोग्राफर के सेक्टर में वो आगे जाना चाहता है। इस सेक्टर में उसकी रुचि है और वो चाहता है कि मैं इसको बहुत बढ़िया कर सकता हूं। ये उसका क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट। वो ऐसा मानता है। लेकिन पेरेंट्स इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते और वो कहते तेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तुझे इंजीनियर बनना है। तो फिर यहां पर फिर कंट्रोवर्सी होती है और समस्याएं हो जाती हैं। तो ये हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर मेरे बारे में आप जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स, आप क्या कहते हैं कि सर बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं, सर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं और सर वही चीज़ें शेयर करते हैं जो ऑथेंटिक हैं। 3 चीज़ें आपने मेरे बारे में कही सपोज दैट, तो ये तीनों क्या है? ये मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप मेरे साथ जोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट धीरे धीरे विकास के साथ हर बालक में, हर मनुष्य में विकसित होते हैं। लेकिन यह अवस्था कौन सी? पूर्व किशोरावस्था। यहाँ बालक के जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कैसे होते हैं? अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं। अस्थिर का मतलब अभी किशोर मानता है पहले कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन कुछ समय बाद बोलता नहीं इंजीनियर कोई खास नहीं है, वहां जॉब नहीं, इससे बढ़िया मैं तो क्या करता हूं एसएससी का एग्जाम दे लेता हूं। कुछ दिनों बाद पता लगा नहीं एसएससी तो थोड़ा सा अलग है, चलो पटवारी बन जाता हूं, और पटवारी भी पार नहीं पड़ी, चलो कहीं कोई बात नहीं पुलिस का फॉर्म भर देता हूं। ये क्या हो गया? उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट वो बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। तो क्या कहलाएगा? अस्थिर कहलाएगा। और अस्पष्ट, आप किशोर से पूछते हैं इस अवस्था में भैया क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलेगा? कुछ भी बन जाएंगे, तो देखा जाएगा। तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अस्थिर है। मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। यही चीज सब जगह लागू होती है, उसकी रुचियों में लागू होते हैं, उसकी अभिवृत्तियों में लागू होती हैं, उसकी अभिरुचियों में लागू होती हैं, उसकी आदतों में लागू होती हैं, उसके व्यक्तित्व में लागू होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बालक में, इनको लेकर बालक अस्पष्ट होता है और अस्थिर होता है। और आगे चलें तो यह जो अवस्था होती है बालक की, इस अवस्था में बालक में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो पूर्व किशोर का शारीरिक विकास तीव्र होता है। क्यों होता है शारीरिक विकास तीव्र? देखो हमने पीछे वय संधि अवस्था पढ़ी थी, तो वय संधि अवस्था में क्या देख रहे थे हम कि बाल्यावस्था को पूरी करके वो किशोर की ओर आ रहा है। तो बाल्यावस्था जो होती है वो बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है, तुलनात्मक। किसकी तुलनात्मक? शैशव की तुलनात्मक। और शैशव की तुलनात्मक बाल्यावस्था में जो धीमा विकास हो जाता है शरीर का, यह वापस पुनः गति पकड़ता है। कौन सी अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था में। इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है कि यहां पर बालक का शारीरिक विकास तेजी के साथ और तीव्रता के साथ विकसित होता है दोस्तों। तो इस प्रकार पूर्व किशोरावस्था की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमने दिखी, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पूर्व किशोरावस्था हरलोक ने कहां से कहां तक मानी है फ्रेंड्स? हरलोक ने इसको माना है 14 से लेके 16 वर्ष तक। इसको प्री अडोलसेंस या अर्ली अडोलसेंस भी कहा जाता है। यहां बालक के व्यवहार में किसकी प्रधानता पाई जाती है? बालक का व्यवहार भावात्मक होता है, भाव प्रधान होता है, उसमें भावनाओं संबंधी आवेश ज्यादा होते हैं और उसकी भावात्मक अस्थिरता की प्रवृत्ति बनी रहती है। किसमें? बालक के व्यवहार में। क्यों?
क्योंकि यहाँ इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी उच्च लेवल पर होता है। यहाँ पर बालक के व्यवहार में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना जागृत हो जाती हैं। यहाँ पर शुरुआत है, धीरे धीरे जब ये किशोर होगा उत्तर किशोरावस्था में तो ये भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर संवेगों के मसले में क्या है, संवेग में अस्थिरता होती है और क्षणिकता होती है। संवेगों के कारण विपरीत लिंगी की ओर आकर्षण बनता है, संवेगों के कारण ही वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है और संवेगों के कारण ही किशोर कई बार आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, संवेगों के कारण ही किशोर आत्महत्याओं जैसे कदम भी उठा लेते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक परिवर्तन तथा संवेगात्मक समायोजन संबंधी समस्याओं से किशोर घिरा रहता है। कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन कौन सी प्रबल होती हैं यहाँ पर, शरीर में होने वाले बदलाव तथा संवेगों के साथ समायोजन को लेकर जो समस्याएं हैं इनसे किशोर ज्यादा प्रभावित होता है। पूर्व किशोर जो है इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अभी नहीं बना है, इसीलिए कैसा है, अस्थिरता इसमें है और अस्पष्टता भी इसमें है, किसमें, सेल्फ कॉन्सेप्ट में। उसके अलावा यहाँ पर किशोर का शारीरिक विकास तेजी के साथ में होता है। और भी कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको लेकर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है दोस्तों। इस प्रकार पूर्व किशोरावस्था को पूरी करने के बाद किशोर विकास की गति में अगली अवस्था में प्रवेश करता है और उस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों उत्तर किशोरावस्था, लेटर अडोलसेंस। उत्तर किशोरावस्था जो होती है, उत्तर किशोरावस्था किस नंबर पे है, 8वें नंबर पे। तो हर लोग के अनुसार 8वें नंबर की अवस्था कौन सी हो गई, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था को हम लेटर अडोलसेंस भी कहते हैं इंग्लिश में, लेटर अडोलसेंस। या पोस्ट अडोलसेंस भी कहा जाता है। अगर हम एज की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो पीछे जो हमने एज मानी थी वो मानी थी 14 से 16 वर्ष, यहाँ शुरू होगी 16 से लेके 19 वर्ष। अलग अलग मत हैं, कई वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक इसको 18 वर्ष मानते हैं, लेकिन हर लोग ने इसको 19 वर्ष तक माना है। तो 16 से 19 वर्ष की जो अवस्था है दोस्तों वो कहलाती है उत्तर किशोरावस्था। इस उत्तर किशोरावस्था में जो परिवर्तन किशोर में पूर्व किशोरावस्था में हुए थे, यह परिवर्तन और अधिक मजबूती की ओर जाते हैं। जो संवेग वहां पर व्यवहार को बदल रहे थे, ये संवेग यहां पर प्रबल हो जाते हैं। तो संवेगों के मामले की बात करें तो उत्तर किशोरावस्था में संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, संवेग प्रबल होते हैं। संवेगों में तीव्रता होती है, किसमें होती है, संवेगों में। यहां पर किशोर के जो संवेग हैं वो कैसे होते हैं, संवेगों में प्रबलता होती है और संवेगों में तीव्रता होती है। इसके अतिरिक्त स्टेनली हॉल ने संवेगों को लेकर कहा है कि किशोर के संवेग जो हैं वो आंधी तूफान और झंझावतों के जैसे होते हैं। आंधी तूफान और झंझावतों से इसकी तुलना की है किशोर के संवेगों की। क्यों की है आंधी तूफान झंझावतों से, क्योंकि यहाँ संवेगों में इतनी प्रबलता होती है, इतनी तीव्रता होती है, जैसे आंधी और तूफान की प्रबलता और तीव्रता होती है। इसके अलावा उत्तर किशोरावस्था में किशोर जो है वो भविष्य के प्रति चिंताएं करने लगता है। किसके प्रति, भविष्य के प्रति किशोर में अब चिंता बनने लगती हैं। यह भविष्य के प्रति जागरूक हो जाता है तथा इसमें भविष्य के प्रति चिंता बनने लगती है। देखिए जागरूक का मतलब क्या, अब तक तो कहाँ काम चल रहा था, बापू रेस्टोरेंट। बापू रेस्टोरेंट का मतलब हो गया कि जो भी आपको चाहिए कहाँ से आ रहा है, पापा से। बुक्स चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, कोई काम है, किसी भी तरह का खर्चा करना है तो तुरंत फोन लगाएंगे पापा को। लेकिन अब क्या हो रहा है उत्तर किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में आने के बाद धीरे धीरे किशोर सामाजिक रूप से परिपक्व होने लगा है। सामाजिक रूप से परिपक्वता के साथ नैतिक रूप से भी वह परिपक्व होने लगा है। अब किशोर को समझ में आने लगा है कि मेरे पापा जो मुझे हर महीने 5,000 या 7,000 10,000 रुपये देते हैं वो कैसे कमा के लेके आते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो धीरे धीरे उसमें यह भावनाएं बनने लगती हैं कि मुझे भी आगे चल के मेरे परिवार का सहारा बनना है, या फिर मुझे भी कोई ना कोई मेरा स्कोप आगे डेवलप करना है जहां से मेरी जीविका का उपार्जन हो सके। वह अपने भविष्य को लेकर थोड़ा जागरूक होने लगता है और धीरे धीरे वह आगे चल के चिंतित भी होने लगता है। कैरियर को लेकर उसमें अवेयरनेस और धीरे धीरे उसके प्रति चिंताएं भी बनने लगती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो
उत्तर किशोरावस्था होती है, इस उत्तर किशोरावस्था में किशोर में स्व सम्मान की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पाई जाती है। स्व सम्मान का मतलब हो गया सेल्फ रेस्पेक्ट, और याद रखिए बुरी नहीं है, क्योंकि अगर हम ही खुद का सम्मान नहीं करेंगे दूसरा क्यों सम्मान करेगा। खैर, किशोर में सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कैसे होता है सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा? किशोर ऐसा मानता है कि मैंने जो कहा वो सही है, मैं जो सोचता हूं वो सही है, मेरे द्वारा किए जाने वाला हर कार्य सही है। अगर इन चीजों को दोस्तों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा या स्कूल के टीचर्स के द्वारा परमिशन नहीं मिलती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। क्यों लगता है बुरा? इसीलिए लगता है कि किशोर में स्वसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट जो है इसकी प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो याद रखिए, किशोर के सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी ठेस ना लगे, उसके ईगो को कभी ठेस ना लगे, उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसको किसी भी व्यवहार में या गतिविधि में उसको ठेस ना लगे, यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो किशोर होता है, किशोर अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। किसकी? व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। सामाजिक स्वीकृति का मतलब यहां पर क्या है? वह समाज से किशोर अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। सामाजिक स्वीकृति का मतलब हो गया कि जो किशोर चाहता है उसको स्वीकार किया जाए, किशोर जो बोलता है उसको मान लिया जाए, किशोर जो करना चाहता है वो उसको करने दिया जाए। किसके द्वारा? परिवार इसमें बाधा ना बने, स्कूल इसमें बाधा ना बने, समाज इसमें बाधा ना बने। अगर कोई बाधा नहीं बनता है, उसका सपोर्ट करता है, इसका मतलब उसके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है उसको समाज में स्वीकृति मिल रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? नहीं होने के पीछे कारण क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं होने के पीछे कारण होता है पीढ़ियों में अंतर होना। किसमें अंतर होना? पीढ़ियों में अंतर। और पीढ़ियों में अंतर होने के कारण होता क्या है? विचारों में मतभेद आता है। किसमें मतभेद? विचारों में मतभेद आता है। किस किस के विचारों में मतभेद आता है? किशोर के और किशोर के पेरेंट्स के, टीचर्स के या अन्य व्यक्तियों के जिनके साथ उसका लेना देना होता है। तो ये होता क्यों है? पीढ़ियों में अंतर के कारण होता है, जनरेशन गैप के कारण होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम हमारे परिवार में बैठे हुए हैं, एक किशोर है, किशोर के पिताजी भी हैं और किशोर के दादाजी भी हैं और किशोर भी हैं, तीनों बैठ के बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक मुद्दे पर किशोर के दादाजी की राय अलग होगी, किशोर के पिताजी की राय अलग होगी और स्वयं किशोर की राय अलग होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यता क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 3 पीढ़ियां हैं और तीनों पीढ़ियों के विचारों में मतभेद होता है। यह मतभेद क्यों होता है पीढ़ियों के विचारों में? इसके पीछे लॉजिक होता है दोस्तों। अभी किसी किशोर में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, किसी किशोर की जो मानसिक संरचना है, उसमें जो सामाजिक समझ बनी हुई है, व्यवसायिक समझ बनी हुई है, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर है। लेकिन अगले 10-15 साल बाद परिप्रेक्ष्य फिर बदलेगा, सामाजिक, व्यवसायिक और आसपास की सारी स्थितियां फिर बदलेगी। तो 15-20 साल बाद जो किशोर विकसित हो रहा होगा उसमें 15-20 साल बाद के परिप्रेक्ष्य की चीजें बनेगी। उसके अगले 15-20 साल बाद स्थितियां फिर बदलने वाली हैं, व्यवसायिक चीजें बदलने वाली हैं, सामाजिक चीजें बदलने वाली हैं, भौगोलिक चीजें बदलने वाली हैं, कई सारे बदलाव आने वाले हैं। तो उस पीढ़ी में जो संरचना बनेगी वो बाद की होगी। तो हर 15-20 साल के गैप के बाद परिप्रेक्ष्य में बदलाव आते हैं और इन परिप्रेक्ष्य में आने वाले बदलावों के चलते पीढ़ियों के विचारों में मतभेद बन जाते हैं। जैसे अगर हम आज सिंपल वे में समझने की बात करें तो अभी वर्तमान में बालक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहा है, टेक्नो फ्रेंड उसको कहा जाता है। वो लैपटॉप, मोबाइल, ये सब उसके लिए बहुत आम बात है। अभी 4G 5G में वो काम कर रहा है, बहुत हाईली टेक्नोक्रेट्स वो बन रहा है हर बालक। अब इस टेक्नोक्रेट्स के दौर में क्या है, उसका बहुत ज्यादा समय किस में जा रहा है? मोबाइल्स में जा रहा है, लैपटॉप्स में जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ने में जा रहा है। ये उम्र जो बालक की इस तरीके के व्यवहार में चल रही है, इसके पिताजी जब किशोर थे
तब उनके साथ ये स्थितियां बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस जमाने में ना तो एंड्रॉयड फोन हुआ करते थे, ना टेक्नोलॉजी इस लेवल पर हुआ करती थी। तो अभी जब किशोर मोबाइल, लैपटॉप और यूट्यूब और अन्य चैनल से पढ़ रहा है, तब इस उम्र में इसके पिताजी किससे पढ़ रहे थे? किताबों से पढ़ रहे थे। तो उस समय उनके सीखने का तरीका, सीखने के टूल, सीखने का मैनर, सीखने का पूरा एटमॉस्फेयर डिफरेंट था और इस किशोर का डिफरेंट है। और आगे की बात करें तो इस किशोर के जो दादाजी हैं, वो जब किशोर अवस्था में थे तब वो पैदल 10 किलोमीटर दूर जाके तो स्कूल पहुंचते थे और वहां भी कोई उनके पास संसाधन नहीं होते थे। गुरुजी डंडा लेके बढ़िया सी धुनाई उनाई करते थे उसकी। तो अब ये दादाजी क्या सोच रहे कि इस उम्र में मेरी जम के धुनाई होती थी, इसकी भी धुनाई होनी चाहिए। पिताजी क्या सोच रहे कि मेरे पास ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं पढ़ता था, तो इसको किस इन चीजों की आवश्यकता क्यों हो गई है? तो तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं, याद रखिए, तीनों अपनी जगह सही हैं। लेकिन किशोर के साथ यदि हमें समायोजन करना है तो समझना किसको पड़ेगा? किशोर के पिताजी को समझना पड़ेगा, किशोर के दादाजी को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? कि भाई ये किशोर हैं, थोड़े समय बाद इसमें भी मेंटल मैच्योरिटी आ जाएगी, इसके भी विचारों में परिपक्वता आ जाएगी, और जब विचारों में परिपक्वता आ जाएगी तो यह संघर्ष खत्म हो जाएगा और वैचारिक मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए चीजों को समझने की आवश्यकता है। खैर, अगर आपके संपर्क में कोई किशोर है तो आप तो समझ ही गए मेरी बात को, लेकिन किशोर में यहां ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। और आगे चलें तो किशोर जो होते हैं, किशोरों में यहां मानसिक संपर्तियों का पूर्ण विकास हो चुका होता है। कौन से संपर्तियों का? मानसिक संपर्तियों का। मानसिक संपर्तियों की बात करें दोस्तों, तो मानसिक संपर्तियों में होते हैं वो सारी की सारी चीजें जो हमारे मेंटल कंपोनेंट से जुड़ी होती हैं। जैसे बालक का तार्किक क्षमता, कौन सी क्षमता? तार्किक क्षमता, लॉजिकल जो एबिलिटीज होती हैं वो, बालक की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, बालक में सोचने विचारने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, बालक में समस्या के समाधान करने की क्षमता, समाधान, चिंतन करने की क्षमता, बालक में तर्क वितर्क करना, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सारी की सारी क्षमताएं होती हैं, ये सारी की सारी मानसिक क्षमताएं किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं। अमूर्त चिंतन किशोर में बनने लगता है। किशोर उन चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जो प्रत्यक्ष में कहीं भी नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष उससे वास्ता नहीं होता, तो इसे कहा जाता है अमूर्त चिंतन। लॉजिकल थॉट क्या होती है? तार्किक क्षमता क्या होती है? किसी भी चीज को आंख बंद करके मानने की बजाय उसके बारे में तर्क वितर्क करे कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा इसीलिए है। जब इस तरह के विचार बालक में बनने लगे तो वो कहलाता है तार्किक क्षमता। बौद्धिक क्षमता का मतलब हो गया बुद्धि संबंधी क्षमताएं। तो बुद्धि जो है वो 15-16 साल की अवस्था में हमारा मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। 15-16 वर्ष की अवस्था में ये हेलमेट पूरी तरह बन जाता है, और जब ये हेलमेट पूरी तरह बन जाता है तो बुद्धि का विकास भी लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। बुद्धि को लेकर कॉन्सेप्ट क्या है? किशोरावस्था में बुद्धि अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। सर्वाधिक बुद्धि का विकास किशोरावस्था में ही होता है, क्योंकि यहां पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं। सोचने और विचारने की जो क्षमता होती है, इसमें परिपक्वता आने लगती है, परिपक्व विचार आने लगते हैं, व्यवहारिक विचार आने लगते हैं, और व्यवहार के साथ, समाज के साथ सामंजस्य बनाने की क्षमताएं बालक में बन जाती हैं। समस्या समाधान, समस्या समाधान पहले मूर्त समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है, लेकिन धीरे धीरे जीन पियाजे आगे आप पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा कि जब बालक किशोरावस्था की ओर होता है तो अमूर्त समस्याओं का समाधान भी करने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। इसके अलावा चिंतन जो होता है, चिंतन अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सभी तरह के बालकों में व्यक्तित्व के हिसाब से जो चिंतन पाया जाता है वो सब विकसित हो जाता है। बालक में तर्क वितर्क की क्षमता हो जाती है, और अन्य सभी जो क्षमताएं होती हैं मेंटल कंपोनेंट वाली, वो सारी की सारी लगभग पूर्ण हो जाती हैं। कौन सी अवस्था में दोस्तों? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम किशोरावस्था की और बात करें तो जो शारीरिक अवयव होते हैं, शारीरिक अवयव होते हैं या शारीरिक अंग जो होते हैं, इन शारीरिक अंगों का उचित उपयोग किशोर करना शुरू कर देता है।
या उचित उपयोग करना किशोर सीख जाता है। क्योंकि शारीरिक अवयव, हमारे शरीर में बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे अंग हैं, किस अंग का, किस अवयव का कहाँ कैसे उपयोग करना होता है, प्रकृति ने इन सबको क्यों बनाया है, इन सबको उपयोग करके हम कैसे हमारे व्यवहार को, हमारे सामाजिक और शारीरिक गतिविधियों को उच्च बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जो समझ बन जाती है वो किशोर में बन जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह शारीरिक अवयवों को पूर्ण और सही तरीके से उपयोग करने की अवस्था कहलाती है। इसके अतिरिक्त किशोर जो होता है, इस किशोर की अवस्था को बिग एवं हेट की अवस्था भी कहते हैं। बिग एंड हेट, बिग एंड हेट। देखो, बिग एंड हेट का मतलब क्या हो गया? बिग यानी बड़ा और हेट यानी नफरत। तो यहाँ पर जो किशोर होता है वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है, क्योंकि बड़ा हो गया है फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से भी बड़ा हो गया है। लेकिन हेट भी यहाँ पर पाई जाती है। हेट का मतलब होता है उन सारी चीज़ों से वह हेट करना शुरू कर देता है जिसको वो पसंद नहीं करता है, या हेट की जो स्थिति होती है, नफरत करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसकी सबसे ज़्यादा विकसित होने की स्थिति कब होती है? किशोरावस्था में होती है। अगर किशोरावस्था से पहले की हम बात करें तो बाल्यावस्था में बच्चों में नफरत की प्रवृत्तियां कम होती हैं, न के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत कुछ बोल भी दिया बच्चे को तो 15-20 मिनट बाद वापस नॉर्मल हो जाता, क्लियर कट, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार लड़ाई होगी, गुस्सा हो गया, कुट्टी उट्टी हो गया, लेकिन अब्बा भी तुरंत हो जाता है। लेकिन किशोरों में यह प्रवृत्ति धीरे धीरे थोड़ी बदलने लगती है। अगर किसी के प्रति नफरत बन जाती है, हेट बन जाती है, घृणा बन जाती है, तो ये लंबे समय तक चलती है, इमीडिएट इरेज बचपन या बाल्यावस्था की तरह नहीं होती हैं। इसीलिए इसको बिग एंड हेट की अवस्था भी कहते हैं। किस संदर्भ में कहते हैं बिग एंड हेट की अवस्था? ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कहते हैं, नैतिक और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में इसको कहा जाता है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों के अलावा और भी कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं, कई सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो किशोरों में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये मुख्य मुख्य ऐसे बिंदु थे जिनका यहाँ डिस्कशन करना आवश्यक था। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो किशोर के साथ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, रीट के संदर्भ में किशोर को आपको प्रायोरिटी सेकंड पे रखना है। प्रायोरिटी फर्स्ट पर किसको रखना है? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। आगे कभी जब हम सेकंड ग्रेड या व्याख्याता में पढ़ेंगे, जहां शिक्षा मनोविज्ञान आपका सिलेबस होता है, जहां अडोलसेंस के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, वहां किशोर को लेकर बहुत सारे डिस्कशन है जो मैं वहां पर करूंगा। आपको इतने डिस्कशन में नहीं उलझना। क्यों नहीं उलझना? कारण आप फिर जान लो, क्योंकि जिन बच्चों के साथ आप काम करने वाले हैं वह किशोर नहीं होंगे। मुख्यतः आपका वास्ता किन बच्चों के साथ होगा? आपका वास्ता होने वाला है, अगर आप लेवल 1 के हैं तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का, और लेवल 2 वाले हैं तो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वय संधिवस्था और अधिकतम पूर्व किशोरावस्था, यहां तक के बच्चों के साथ ही आपका वास्ता होता है। इसीलिए वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ बनने की संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आगे की बात करें तो हरलोक ने एक और अंतिम अवस्था मानी है, 9वीं अवस्था, उसे कहा जाता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जो है इसको इंग्लिश में कहेंगे हम एडल्टहुड। एडल्टहुड फ्रेंड्स, एडल्टहुड जो होती है, यह एडल्टहुड 18 वर्ष से अधिक होती है। 18 वर्ष तक तो क्या था? हमारा किशोर था, तो क्या कहेंगे? 18 वर्ष से अधिक। 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक की आयु को हरलोक ने क्या कहा है? एडल्टहुड कहा है, प्रौढ़ावस्था कहा है। देखिए, यहां तक आते आते लगभग बालक का शारीरिक विकास पूर्ण हो चुका होता है। बालक का सामाजिक विकास भी लगभग पूर्ण हो चुका होता है। नैतिक विकास को पूर्णता प्रौढ़ावस्था में प्राप्त होती है। याद रखिए, सभी विकास के सभी आयामों में सबसे अंत तक मैच्योरिटी प्राप्त करता है बालक का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट भी प्रौढ़ावस्था में पूर्णता को प्राप्त कर चुका होता है। प्रौढ़ावस्था में जो व्यक्ति होता है वह सामाजिक दायित्वों को समझने लगता है, सामाजिक जिम्मेदारियों को समझने लगता है, नैतिक जिम्मेदारियों को समझने लगता है। समाज के द्वारा उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उसको कौन कौन से काम करने हैं जो ठीक हैं, जो ठीक नहीं है, उन सबको वह समझने लगता है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ावस्था में किशोर जो है वो दाम्पत्य जीवन की भी प्रारंभ कर देता है। वह वैवाहिक जीवन जीने लगता है, परिवार की जिम्मेदारियां वो संभालने लगता है,
किसी न किसी जॉब में भी वह आ जाता है, तो व्यवसायिक जिम्मेदारियां भी उसके ऊपर आ जाती हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रौढ़ावस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से हमारे सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए यहाँ हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछें कि नैतिक विकास पूर्णता को कहाँ प्राप्त करता है, तो नैतिक विकास की पूर्णता के लिए आंसर होगा आपका प्रौढ़ावस्था, मतलब किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था में जाके नैतिक विकास पूर्णता को प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हरलोग के द्वारा विभिन्न विकास की अवस्थाओं का जो क्लासिफिकेशन किया है, उन सबको एक एक करके सिस्टमेटिक जानने का प्रयास किया है। अब एक बार फिर से डिटेल से समझ लेते हैं इन सारी अवस्थाओं को। तो आइए वापस से हम चलते हैं एक बार पीपीटी की ओर। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस 14 से 16 वर्ष। यहां पर क्या है, भावात्मक प्रवृत्तियां, भावात्मक अस्थिरता, भावावेश अपेक्षाकृत अधिक होता है। ध्यान रखने की बात है, किसकी अपेक्षा में, किसकी तुलना में, इससे पहले की अवस्था में। जैसे वय संधि थी, बाल्यावस्था थी, तो बालक की तुलना में किशोरों में के व्यवहार में क्या होगा, भावात्मक प्रवृत्तियां ज्यादा होंगी, उनकी भावात्मक अस्थिरता होगी और भावावेश पाया जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है, मैंने रिसेंटली आपको बताया, बालकों में होने वाले इमोशनल डेवलपमेंट के कारण। जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो यहाँ पूर्णता को प्राप्त करता है, प्रबल स्थिति में होता है, इसलिए बालक के व्यवहार में ये सब पाया जाता है। दूसरी बात, संवेगों के कारण बालक के व्यवहार में स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना जागृत होती है, जागृत होती है। ध्यान रखना, पहले भी होती हैं लेकिन वो इस लेवल पे नहीं होती। अब बालक वैचारिक स्वतंत्रता चाहता है, व्यवहार में स्वतंत्रता चाहता है, और ऐसा नहीं मिलने पर क्या करता है, विद्रोह कर देता है। तो विद्रोह का मतलब परिवार में वो रूठ जाता है, उसकी बात को नहीं मानते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाता है, बात करना बंद कर देता है, छोटा मोटा कोई नुकसान भी कर देता है, किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना भी कर देता है। तो ये सब अगर बालक करता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। क्या समझने की, मनोविज्ञान समझने की आवश्यकता है, आरपी सर के साथ इंटरेक्शन बनाने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। संवेगों के कारण बालक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। मैंने पीछे आपको बताया कि यहाँ पर बालक बालिकाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और बालिकाएं बालकों की तरफ आकर्षित होती है। क्यों हो रहा है यहाँ पर ऐसा, लिबिडो के प्रभाव के कारण, इमोशंस के कारण ऐसा हो रहा है। संवेगों के कारण बालक में वीर पूजा की भावनाएं पाई जाती हैं। इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। वीर पूजा का मतलब याद रखिए, वीर से मतलब यहाँ ब्रेव नहीं है, वीर से मतलब यहाँ आदर्श से हैं। बालक किसी न किसी को अपना आदर्श मानता है, आइडल मानता है, और उस आदर्श के जैसे बनना चाहता है, इसको कहा जाता है वीर पूजा की प्रवृत्ति। और बालक में आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त हो जाता है। आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला तो खुद में बनने वाले संवेग, दूसरा मित्र मंडली या संगत, जिसके चलते बालक इन चीजों की ओर आकर्षित हो जाता है। आगे देखते हैं। संवेगों के कारण बालक कई बार आत्महत्या भी कर लेता है, मैंने आपको रिसेंटली समझाया, इसीलिए बहुत ठीक से केयर करने की आवश्यकता होती है। पूर्व किशोरावस्था जो है, इसमें उत्पन्न संवेग कैसे होते हैं दोस्तों, क्षणिक होते हैं, क्षण क्षण में बदलते रहते हैं और अस्थिर होते हैं। जो भी संवेग बन गया वो लंबे समय ऐसा ही रहे जरूरी नहीं होता है, कुछ समय बाद बदल जाता है, तो अस्थिर होगा, और दूसरा क्षणिक भी होगा। क्या होगा, संवेग। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। उसके बाद तीव्र शारीरिक विकास होते हैं और तीव्र ही शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किसकी तुलना में, बचपन की तुलना में। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद था, यहाँ तीव्र हो जाता है, और परिवर्तन भी वहाँ बाल्यावस्था में न के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुरंत परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे अगर इस किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था का कोई बालक है और वह, उसके रिश्तेदार मान लो उसके मामा जी हैं, मामा जी कहीं दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन्होंने जब बालक को देखा तो बाल्यावस्था में था, वो वहां चले गए, 5-6 साल बाद वापस आए। जब 5 साल बाद वापस आके देखा और उसी बालक ने गेट खोला, वो पहचान ही नहीं पाएगा ये कौन है। क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि उससे पहले शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक बदलाव इतने ज्यादा नहीं थे, अब उसमें अचानक कई सारे बदलाव आ गए हैं। आगे चलते हैं। बालक का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा होता है, अस्पष्ट और अस्थिर होता है। मैंने पीछे डिस्कशन किया आपके साथ। संवेगात्मक समायोजन व शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं बालक में पाई जाती हैं।
किसका समायोजन? संवेगात्मक समायोजन। ध्यान रखना है शब्दों का, यहां समायोजन की बात करेंगे, संवेगात्मक समायोजन है। हमने समायोजन पहले भी पढ़ा था शिशुअवस्था में, वहां शारीरिक समायोजन था, वातावरण के साथ समायोजन था, लेकिन यहां मानसिक समायोजन है, संवेगों के साथ समायोजन है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है दोनों जगह। समायोजन वहां भी है, समायोजन यहां भी है, लेकिन दोनों के नेचर में फर्क है। उसके अलावा समस्याएं हो रही हैं, किस कारण हो रही हैं? शारीरिक परिवर्तनों के कारण हो रही हैं। आगे चलते हैं, अगली अवस्था हमारी आती है नंबर 8 पे, उत्तर किशोरावस्था, लेटर एडोलसेंस या फिर पोस्ट एडोलसेंस कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपने भविष्य के प्रति चिंतन करने लगता है। चिंतन का मतलब भविष्य के प्रति वह सोचने लगता है, विचार करने लगता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, क्या करना है, मैं क्या करूंगा तो क्या परिणाम होगा, मेरी एबिलिटीज किस में है, इसे कहा जाता है चिंतन, थिंकिंग करने लगता है। एवं बालक में आत्मनिर्भर बनने की भावना जागृत हो जाती है। ये शब्दों को ध्यान रखिएगा, यहां जागृत होती है, बन नहीं रहा है लेकिन बनने का प्रयास करना शुरू कर देता है, ऐसा मानने लगता है कि मुझे आगे चल के सेल्फ डिपेंड होना है। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं अभी, आप सबके मन में है कि हमें फटाफट से हर हाल में रीट पास कर लेनी है और रीट पास करने के बाद सरकारी नौकरी में आ जाना है, ताकि हम क्या हो जाएं? सेल्फ डिपेंड हो जाएं और हमारा भविष्य क्या हो जाए? सुनहरा भविष्य हो जाए, बेटर फ्यूचर हो जाए। तो दोस्त याद रखिए, इसी रीट में आपको सक्सेस लेनी है। रीट 2020 आपकी अंतिम रीट होनी चाहिए। अंतिम का मतलब ये कि आगे हम दोबारा पढ़ेंगे साइकोलॉजी, फिर से आप मिलेंगे आरपी सिंह के साथ, लेकिन वहां पर हम सेकंड ग्रेड पढ़ेंगे, वहां पर हम व्याख्याता पढ़ेंगे और आगे हम नेट पढ़ेंगे, पीएचडी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी सब जगह है। लेकिन रीट की साइकोलॉजी दोबारा नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? कि इसी रीट में आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाना है। आगे चलते हैं, यहां पर किशोर में क्या है? बिग व हेट की अवस्था पाई जाती है। बिग और हेट मैंने आपको बताया, बिग का मतलब अपने आप को बड़ा मानने लगता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन हाइट नफरत की भावनाएं भी उसमें बनने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसके संदर्भ में है बिग व हेट? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण। बिग और हेट के पीछे 3 लॉजिक हैं। पहला कौन सा? शारीरिक परिवर्तनों के कारण, सामाजिक परिवर्तनों के कारण और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण ऐसा बालक को प्रतीत होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी प्रवृत्ति? सामाजिकरण की, सोशलाइजेशन। देखो, सामाजिकरण का मतलब क्या हो गया? जब एक बालक समाज के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, समाज के आचरण और व्यवहारों को अपनाना शुरू कर देता है, अपने आचरण और व्यवहार समाज के अनुरूप करने लगता है, तो बालक में जो यह प्रवृत्ति बन रही है, यह बदलाव की प्रक्रिया हो रही है, इस बदलाव की प्रक्रिया को, विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है सामाजिक विकास, और इसे ही कहा जाता है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होना। जब बालक सामाजिक हो जाता है तो वह समाज की आवश्यकताओं को महसूस करने लगता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा करने लगता है, समाज की मान्यताओं, धारणाओं, परंपराओं, इन सबको समझने और मानने लगता है। यह प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण की। याद रखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, हम सबका समाज के द्वारा ही, समाज में ही विकास होता है। इसलिए सामाजिकता का विकास होने की प्रक्रिया शुरू कहां हो जाती है दोस्तों? किसमें? किशोरावस्था में। प्रक्रिया तो पहले शुरू हो गई सॉरी, लेकिन यहां यह जो सामाजिक विकास होता है यह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए गहनता कहलाती है। गहन सामाजिक विकास। सामाजिक विकास पहले से हो रहा है लेकिन गहन नहीं है। गहन का मतलब क्या? कि समाज में व्याप्त बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत अलग 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 लगातार कई सारी हैं। जैसे कई सारी का मतलब क्या समझिए आप? अभी आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास सीख रहे हैं, अभी आपका सामाजिक व्यवहार, आप ये क्लास खत्म होने के बाद जब परिवार के साथ बैठेंगे, आपके मम्मी पापा के साथ बैठेंगे, वहां आपका सामाजिक व्यवहार, उसके बाद आप दोस्तों में बैठेंगे, वहां आपका सामाजिक व्यवहार, कहीं आप शादी समारोह में, उत्सव में गए, वहां आपका सामाजिक व्यवहार, जब आप दोस्तों के साथ खेल के मैदान में हैं, वहां का सामाजिक व्यवहार। तो हम जिस जिस जगह जाते हैं, जिस जिस समाज में जाते हैं, जिस जिस परिवेश में जाते हैं, हर एक परिवेश का, हर एक समाज का, हर एक स्थिति का अलग अलग व्यवहार होता है। तो इन सारी चीजों का व्यवहार बालक में होने लगता है, इसलिए कैसा? गहन, गहराई के साथ, पूरी तरह से। दूसरा क्या, कौन सा वर्ड है? जटिल। जटिल का मतलब मुश्किल। ऐसे सामाजिक संप्रत्य भी बालक यहां समझने लगता है जो बहुत जटिल होते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सामाजिक कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। परिवार का कॉन्सेप्ट आप समझिए, परिवार के साथ ये चीजें कैसे काम करती हैं, परिवार का ताना बाना कैसे बुना होता है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं,
5 सदस्य में कौन है? मम्मी पापा है, एक बेटा है, एक बेटी है और इनके दादाजी भी हैं। मान लो ये 5 सदस्यों का परिवार है। इन 5 सदस्यों के परिवार में 2 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। ये मेल और फीमेल एक ही छत के नीचे लंबे समय से बिल्कुल इस तरीके से पूरा जीवन यापन करते हैं जैसे एक दूसरे की आवश्यकताओं को, शारीरिक विभिन्नताओं को, मेल फीमेल के अट्रैक्शन को समझते हुए इस दायरे को ठीक से मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। कहीं भी जो सामाजिक परंपराएं, धारणाएं, मान्यताएं और सामाजिक बंधन, रिश्तों के बंधन जो बने हुए हैं, इनको ब्रेक करके उनसे आगे वो कभी भी नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि लगातार विकास के दौरान सामाजिक विकास इन सबके मस्तिष्क में बन गया है। एक किशोर अपने से 3 साल अपनी छोटी बहन के प्रति जो विचार रखता है, उसके प्रति जो व्यवहार करता है, ये एक प्रकार का है। और अपनी 3 साल छोटी बहन की जो फ्रेंड है, उसके प्रति जो व्यवहार करता है, जो विचार रखता है, जो नजरिया रखता है, वो डिफरेंट होता है। उसकी छोटी बहन और उसकी फ्रेंड दोनों हम उम्र हैं, एक जैसी हैं, दिखने करने में कई सारी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन दोनों के प्रति इस किशोर के मन में, इसके एटीट्यूड में, इसके विचारों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? इसलिए होता है कि इस किशोर के मस्तिष्क में गहन सामाजिक विकास हो गया है। इसको समझ में आ गया है कि मेरी बहन के साथ मेरा क्या रिश्ता है और मेरी बहन की फ्रेंड के साथ मेरा क्या रिश्ता है, जो कल को शादी होने के बाद मेरी वाइफ भी बन सकती है। तो दोस्तों, ये सामाजिक ताना बाना है जिसके चलते हम मनुष्य जानवर से अलग हो जाते हैं। जानवर में और हम में क्या फर्क है? कई सारे फर्क हैं, लेकिन एक मुख्य फर्क होता है कि उसमें सामाजिकता इतनी गहन और जटिल नहीं होती जितनी गहन और जटिल सामाजिकता हम मनुष्यों में होती है। और दोस्तों, यह सामाजिक गहनता और जटिलता अचानक नहीं आती हैं, ये लंबे प्रयास के बाद आती हैं, लंबी प्रक्रिया के बाद आती हैं। एक बालक जन्म लेने के साथ ही उसमें सामाजिकता और संवेगात्मक विकास शुरू हो जाता है। सामाजिक विकास शारीरिक, मानसिक और के बाद तीसरे क्रम पे आता है। तो वह लगातार सामाजिक होता रहता होते इतने वर्षों के बाद उसके मन में जो धारणाएं बनती हैं, वो ताउम्र उसको सामाजिक बनाए रखती हैं। तो गहन और जटिल सामाजिक विकास कहां पर दोस्तों? किशोरावस्था में। आगे चलते हैं। किशोर अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, हमने डिस्कशन किया अभी। किशोर चाहता है कि जो मुझे अच्छा लगे वो मैं करूं। अभी एक किशोर है, सपोज दैट, देखिए कैसे एक किशोर है, वो अपने दोस्त के यहाँ शादी में जाना चाहता है, तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहनता है, अपने हिसाब से अपने आप को डेकोरम करता है और फिर शादी में जाता है। उसी की बहन एक किशोरी है, वो भी शादी में जाना चाहती है, अपने फ्रेंड के यहाँ एक अकेजन है वहां जाना चाहती हैं। जब वो अपनी पसंद से कपड़े पहनती है, अपने हिसाब से डेकोरम करती हैं, तो जो ही वो घर से निकलना शुरू करती हैं, तुरंत मम्मी बोलती है, अरे ये क्या पहन लिया तूने, ये ठीक नहीं है। तो वो चेंज करके नीचे निकलती है, फिर दादी मिल जाती है, बोले ये भी ठीक नहीं है। अब उसको एकदम से धन्नाट आती कि मैंने पहले मम्मी की मान के चेंज किया, अब दूसरी बार दादी की मान के चेंज करूंगी, ये क्या तरीका हो गया। तो मम्मी के द्वारा टोकने पर भी उसको अच्छा नहीं लगता, दादी के द्वारा टोकने पर भी उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि उसने जो पहना है, उसने जो अपने आप के लिए चुना है, उसको वो सही मानती है। लेकिन जब मम्मी और दादी उसको स्वीकार नहीं करती तो उसको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि किशोर अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। वो चाहता है कि जो मेरा व्यवहार हो समाज के द्वारा स्वीकार किया जाए। तो याद रखिए, अगर किशोर के किसी व्यवहार को आप स्वीकार नहीं भी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से उसके साथ डील कीजिए कि उसको ज्यादा एहसास नहीं हो, उसको ज्यादा बुरा नहीं लगे। अदरवाइज, क्योंकि वो तो चाहता है मेरे व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति हो और आप बिल्कुल तैयार नहीं है सामाजिक स्वीकृति देने को, तो क्या हो जाएगा? फिर संघर्ष हो जाएगा, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद आता है। किसमें मतभेद आता है? विचारों में मतभेद आता है। किशोर कुछ अलग विचार रखता है, किशोर के पिताजी कुछ अलग विचार रखते हैं और दादाजी कुछ अलग विचार रखते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? पीढ़ियों में अंतर के कारण हो रहा है, जनरेशन गैप्स के कारण हो रहा है। दोस्तों, किशोरावस्था जो है, इसको संक्रमण काल या संधिन काल भी कहते हैं, ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं।
क्यों कहते हैं ट्रांजिशन फेज? संधिन का मतलब समझिए, संधि का मतलब दोनों के बीच, किस किस के बीच? किशोर जो है वो आगे प्रौढ़ावस्था और पूर्व के अवस्थाओं के बीच संधि की तरह होता है, इसलिए संधिन काल कहा जाता है। संक्रमण काल ट्रांजिशन फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारी नई चीजें किशोर में आती हैं, शरीर को लेकर, संवेगों को लेकर, सामाजिक आचरण व्यवहार को लेकर, नैतिकता को लेकर दुनिया भर की नई चीजें आती हैं। और ये जो नई चीजें होती हैं ये एक अलग होती हैं और पहले जो उसमें बनी हुई है वो अलग होती हैं। तो पहले की चीज अगर नई चीजें आती है ना, इसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज या संक्रमण काल। आगे चलते हैं। स्वसम्मान की सर्वाधिक भावना पाई जाती है, डिस्कशन किया मैंने। सेल्फ रेस्पेक्ट किशोर को सबसे ज्यादा चाहिए साहब, और अच्छी बात है, मैं तो इसका फेवर करता हूं। अगर हम ही खुद का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे क्यों हमारा सम्मान करेंगे? खैर जो भी है, किशोर का यहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट काफी ज्यादा होता है, तो उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति और इसके अलावा सारे के सारे जो मानसिक संपर्क होते हैं उनका सर्वाधिक विकास हो चुका होता है, मतलब पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं सारे के सारे। अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना एवं शरीर का स्वाभाविक उपयोग करना किशोर सीख जाते हैं। शारीरिक रचना को स्वीकारने का मतलब क्या है यहाँ समझिए। किशोरी की रचना अलग, शरीर की, किशोर की रचना शरीर की अलग। तो किशोरी अपनी शारीरिक संरचना को स्वीकार कर लेती है कि मुझ में ये पार्ट्स, ये जो चेंजेस हैं ये सारा का सारा मेरे हिसाब से हैं, मुझे इसके हिसाब से ही पूरा जीवन जीना है। ऐसे ही किशोर भी अपनी शारीरिक संरचना को स्वीकार लेता है, जान लेता है, समझ लेता है और यह मान लेता है कि मुझे पूरी जिंदगी इस प्रकार की संरचना के साथ ही व्यतीत करनी है। इसे कहते हैं शारीरिक संरचना को स्वीकारना तथा शरीर का स्वाभाविक उपयोग करना शुरू कर देता है। स्वाभाविक उपयोग का मतलब हो गया जो पार्ट्स, जो शरीर की संरचना रचना जिस तरीके से बनी हुई है उसी तरीके से उसका उपयोग करना किशोर शुरू कर देता है। आगे चलते हैं। सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना। उत्तरदायित्व की व्यवहार को स्वीकारना मतलब यहां पर क्या है कि जो किशोर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, दायित्व, उसको वो मानने लगता है कि हाँ ये काम मुझे करने की आवश्यकता है, ये मेरी मोरल ड्यूटी है या सोशल ड्यूटी है। इसके अतिरिक्त वह उपलब्धियों को भी स्वीकारता है, उपलब्धियों को भी करना चाहता है। उपलब्धियों को करने का मतलब क्या हो गया? वह किसी भी नए कार्य को करता है तो अचीवमेंट मानता है अपने आप में, और उपलब्धियों को हासिल करने की प्रवृत्ति यहां पर किशोर में बनने लगती है। और आगे चलें। माता पिता और अन्य वयस्कों को संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। पीछे डिस्कशन किया अपन ने, स्वतंत्रता चाहता है, विद्रोह करता है स्वतंत्रता नहीं मिलने पर। किसके संदर्भ में? संवेगात्मक व्यवहार के संदर्भ में। सामाजिक संचेतना, सोशल कॉन्शियसनेस बालक में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संचेतना, संचेतना का मतलब होता है जागरूक होना, जागरूक होना, किसी चीज के प्रति अवेयर होना, चीजों का ध्यान रखना, ये कहलाता है संचेतना। चेतन होना, उसके प्रति अवेयर रहना। तो समाज में होने वाली गतिविधियों को बालक ध्यान रखता है, नजर रखता है। समाज में होने वाली नई चीजों का ध्यान रखता है। तो समाज में होने वाले समस्त परिवर्तनों के प्रति जब बालक जागरूक होता है, उसके प्रति चैतन्य होता है, उसे कहा जाता है सामाजिक संचेतना। आप देखिए समाज में किसी भी तरह की कोई क्रांति आती है या कोई बदलाव की पहल होती है, कुछ भी होता है तो किशोर सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष, तो कभी इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, चुनाव हो रहे होते हैं, तो चुनाव में देखिए सबसे ज्यादा पोस्टर चिपकाने का काम कौन करेगा? किशोर। कार के साथ लटक के कौन जाएगा? किशोर। सबसे ज्यादा हंगामा, हा हू, नारेबाजी, ये सब कौन करेगा? किशोर। हूटिंग कौन करेगा? किशोर। मालाएं वगैरह ये सब काम कौन करेगा? किशोर। तो ये प्रवृत्ति का हिस्सा है। सोशल कॉन्शियसनेस किशोर में यहां पर पाई जाती है। किशोरों में परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा के कारण किशोरों में हीन भावना आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या समाज क्या चाहता है? समाज चाहता है परिपक्व व्यवहार। किसकी? समाज क्या चाहता है? परिपक्व व्यवहार की प्रत्याशा होती है। किसमें? परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा। प्रत्याशा का मतलब चाहता है, चाहत है, उसकी संभावनाएं जताता है कि हाँ इतना तो किशोर के द्वारा होना ही चाहिए, ये बातें तो इसको करनी ही चाहिए क्योंकि इस उम्र का बालक ये कर रहा है, इससे ज्यादा कर रहा है। तो ये क्या है? व्यवहार की समाज के द्वारा प्रत्याशा। लेकिन क्या हर समाज की प्रत्याशा को किशोर पूरी कर पाता है? नहीं कर पाता है। आज पेरेंट्स की प्रत्याशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मेरिट में आए, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, वो पड़ोसियों में सबसे आगे रहें, वो काम जो मैं नहीं कर पाया वो करें। तो ये क्या है दोस्तों? ये कहीं ना कहीं उस किशोर से अधिक अपेक्षाएं हैं, उस किशोर से अधिक
प्रत्याशाएं हैं जो कई बार ठीक नहीं होती। क्यों ठीक नहीं होती? देखो, हर किशोर की अपनी लिमिट्स हैं, हर किशोर की अपनी क्षमताएं हैं, हर किशोर का अपना एक दायरा है, उसमें गुण और क्षमताएं हैं। तो जो उसकी गुण और क्षमताएं हैं, जो उसका दायरा है, जो उसकी लिमिट्स हैं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, उससे ज्यादा अगर उससे अपेक्षाएं की जाएंगी तो वह पूरी कर पाएगा क्या? पूरी नहीं कर पाएगा। और जब उनको पूरी नहीं कर पाएगा तो परिणाम क्या होगा? किशोरों में हीन भावना आ जाती है फ्रेंड्स, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। और याद रखिए, अगर किशोर में एक बार हीन भावना आ गई तो उसको वापस सामान्य करना बड़ा मुश्किल होता है। किशोर, देखो एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं आपको। अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट में आप सफल होना चाहते हैं, ये आपका टारगेट है। अब इसके लिए अगर परिवार समाज बहुत ज्यादा दबाव आप पर बनाता है कि बस तेरे को हर हाल में रीट में सिलेक्शन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख फलाने एक ही बार में रीट में सिलेक्शन ले लिया, उसकी इतनी मेरिट आ गई, उसकी नौकरी लगी, उसकी सगाई हो गई, शादी हो गई, ये वो पता नहीं क्या 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 चीजें आपसे। और आप जब भी घर जाते हैं हर बार यही चीज, जब भी घर जाते हैं हर बार यही चीज। तो अब आपके साथ दो चीजें हो गई। पहली तो क्या, आप खुद ही चाहते हैं कि मुझे रीट में सिलेक्शन चाहिए, लेकिन आप खुद चाहते हैं तो यहां पर सिर्फ इतना है कि हाँ सिलेक्शन चाहिए, बाय द वे सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, देखा जाएगा, नहीं पता क्या होगा। लेकिन अगर परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं और हर बार वो आप पर लादी जा रही है, हर बार आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो अब एक और चीज जुड़ गई। क्या जुड़ गई? एक तो पहले से आप में थी कि मुझे हर हालत में रीट में सिलेक्शन चाहिए, लेकिन अब क्या जुड़ गया कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, और अगर सगाई वगाई हो भी गई तो वहां भी समस्या पैदा हो जाएगी। तो अब क्या होगा? अब यहां पर हीन भावना बनेगी। कब? बाय द वे सिलेक्शन नहीं हो पाया तो किशोर हीन भावना का शिकार हो जाएगा, और हीन भावना का शिकार होने के बाद हीन भावना से ग्रस्त चाहे किशोर हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे कोई भी हो, अपनी संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाता है दोस्त। और खुद की क्षमताओं का प्रयोग करना ही जरूरी है, क्योंकि हम किसी और की क्षमता उधार नहीं ले सकते ना। हम जो भी काम करते हैं, चाहे कंपटीशन जीतते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, अपनी खुद की क्षमताओं के द्वारा ही तो किया जाता है ना। और खुद की क्षमताओं का सर्वाधिक उपयोग करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई भी किशोर जो आपका बहन है, भाई है, स्टूडेंट है, वो उसमें निहित क्षमताओं का सर्वाधिक उपयोग करे, बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लोर करे, तो याद रखिए किसी भी कीमत पर उसको हीन भावना का शिकार नहीं होने देना है। वो तो होगा क्योंकि यहां प्रवृत्ति है किशोर की। आपको ध्यान रखना है कि किशोर के साथ ये स्थिति नहीं बने। आगे चलते हैं। प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को मैंने डिस्कशन किया, आपके सिलेबस का कोई पार्ट यहां पर है नहीं, लेकिन क्योंकि हर लोग ने कहा है तो हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। 18 साल से आगे की जो अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। यहां पर बालक आदर्श व्यक्ति बनने का प्रयास करता है एवं उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। उसके अलावा नैतिकता का सर्वोच्च विकास हो जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। यह थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज के इस डिस्कशन में हर लोग के द्वारा विभाजित या हर लोग के द्वारा निर्धारित 3 अवस्थाओं को लेकर डिस्कशन किया। हमने पहली अवस्था समझी पूर्व किशोरावस्था, दूसरी हमने समझी उत्तर किशोरावस्था, और तीसरी प्रौढ़ावस्था। मुख्यतः हमने किशोर को लेकर बात की, किशोर की पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था को लेकर बात की। बहुत महत्वपूर्ण एज है, मैंने सेशन शुरू करने से पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूं कि इस उम्र के किसी भी बालक के साथ आप डील कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो मैंने आपको एग्जाम के दृष्टि समझाने की कोशिश की। अब आगे इन सारी विशेषताओं को, अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, क्या इनके उपनाम हैं, किन किन विद्वानों ने, व्यक्तियों ने क्या क्या इनके बारे में कहा, उन सारी बातों को लेके हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।